gathered here for this seminar. हमारे बीच आज हमारी चीफ गेस्ट जल्दी ज्वाइन करने वाली है. I request everybody to please take your seats, settle down. कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है और धन्यवाद करता है इस सेमिनार में हम सबको ज्वाइन करने के लिए. हमारे बीच यूपीएससी सिलेक्टेड सृष्टि जैन मैम जो कि AIR रैंक 165 के साथ सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, वो हमारे बीच ज्वाइन करने वाली है. उनके साथ उनके भाई विक्रम जैन सर और उनकी सिस्टर दृष्टि जैन मैम भी हमारे बीच आएंगी. आवर चीफ गेस्ट कौटिल्य एकेडमी जबलपुर हमारे चीफ गेस्ट सृष्टि मैम, उनके साथ उनकी सिस्टर दृष्टि मैम और उनके ब्रदर विक्रम सर का तहे दिल से स्वागत करता है. हमारे साथ मंच पे बैठे हैं यूपीएससी सिलेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 165 पाई हुई सृष्टि जैन मैम. उनके साथ हैं उनके ब्रदर विक्रम सर जो कि सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर हैं ब्लैक हॉक नेटवर्क में, और उनके साथ हमारे साथ जुड़ी हैं उनकी सिस्टर दृष्टि मैम. साथ ही कौटिल्य एकेडमी जबलपुर के डायरेक्टर सुमित शर्मा सर और कौटिल्य एकेडमी जबलपुर से अक्षय शुक्ला सर भी हमारे साथ जुड़े हैं. इस सेमिनार को हेड स्टार्ट देने के लिए हमारे बीच बैठे हुए गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सरस्वती पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर दिया लैंप कर हम इस सेमिनार को आरंभ करें. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के डायरेक्टर सुमित शर्मा सर से कि वो एक मोमेंटो प्रेजेंट कर सृष्टि मैम को उनके अचीवमेंट के लिए कंग्रेचुलेट करें. Now before calling Srishti ma'am on the dais to speak to you, I would like to share some facts about her. सृष्टि मैम जैसा कि आप सबको मालूम है जबलपुर को बिलोंग करती हैं. उन्होंने अपनी स्कूलिंग क्राइस्टचर्च सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से कंप्लीट की थी. उन्होंने BE किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में IIT DAVV इंदौर से. इसके बाद BE के बाद उन्हें मुंबई के क्वांटिफाई कंपनी से 11 लाख का एक पैकेज ऑफर किया था, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो UPSC की तैयारी करना चाहती थी. Along with this, she was also recommended for Indian Air Force in the year 2022. So, now I request Srishti ma'am to please take this dais and share her journey with all the aspirants sitting here. Thank you everyone. Hello and good evening. Introduction तो आपको मिल गया. आप जैसे सब बैठे हैं मुझे सुनने के लिए. मैंने भी ऐसे कई सेमिनार्स अटेंड किए. मैं भी कई लोगों से इंस्पायर हुई और प्रिपेयर किया. 2 इयर्स की जर्नी थी और आज फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हो गई हूँ. आई थिंक थोड़ा सा अभी मे बी बेटर रैंक हो सकती है, बट तो मैंने भी कोशिश की कि मैंने इतने सारे लोगों से इंस्पिरेशन ली है. तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन दिस फॉर्म ऑल्सो आई बिलीव इन. तो यहाँ भी मैं काफ़ी लोगों को इंस्पायर करूँ और काफ़ी लोगों को गाइड करूँ, क्योंकि मुझे लगता है सबसे कोर जो होता है यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने में, वो ये होता है कि आपको पता रहे वो एग्जामिनेशन क्या है. आई थिंक इट इज़ लाइक अ वॉर फील्ड. मतलब आपको पता है कि आपके ओपोनेंट्स क्या हैं, किन से आप लड़ाई करने वाले हो, आपको कौन कौन से वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़े से घायल हो गए तो कौन कौन से एड लगेंगे, कौन सी मेडिसिन लगेंगी.
किसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो जितना बेटर आप वॉर फील्ड को जानोगे, आपको पता होगा कि कहाँ पर आपको लड़ना है और जीतना है, उतना ही बेटर आप वहाँ प्ले कर पाओगे। वैसे ही मुझे लगता है यूपीएससी है। ऑल्सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मतलब जो भी मैं यहाँ बोलूँगी और बताऊँगी इट्स टोटली जैसे मैंने इस एग्ज़ाम को देखा, मैंने कई लोगों से सीखा और कैसे मैंने परसीव किया कि यहाँ क्या करना चाहिए। इनमें से कुछ आपने पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है, और अगर आप उसे दोबारा सुनोगे तो मतलब वो स्ट्रैटेजी पक्का वर्क करती है। और कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, एंड में आपको लगे कि ये कैसे वर्क करता है या सही है या नहीं है, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। तो आई वॉज इन द प्लानिंग स्टेज कि इस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग। मतलब अगर मुझे पता है मुझे पेपर लिखना है, हॉबी नहीं है, एग्ज़ाम निकालना है इसलिए पेपर लिखना है, तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम में क्या होता है। इस एग्ज़ाम का पैटर्न है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है ना। तो इस एग्ज़ाम को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या डिमांड करता है। इसके लिए आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साइमल्टेनियसली मैं अपनी जर्नी बताऊँगी। तो ऐसे ही मैंने भी स्कूल के टाइम पे 8th 9th 10th के टाइम पे काफ़ी पैशनेट होकर सोचा कि मैं भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करूँगी, तो तब डिसाइड किया था। व्हेन इट केम टू 11th एंड 12th तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था मैथ्स एंड साइंस, तो मैथ्स साइंस लिया, पीसीएम से किया विद कंप्यूटर्स एज ऑप्शनल। उसके बाद ग्रेजुएशन का टाइम था, तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ये होता है। अभी आप में से कितने लोग हैं जो 10th और 12th पास आउट हैं बट ग्रेजुएशन नहीं किया है अभी? मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जानने के लिए कि हम जब अपना ग्रेजुएशन स्ट्रीम डिसाइड करें तो हमें लगता है कि यार एमपीपीएससी सब कुछ है, यूपीएससी सब कुछ है, या इसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सब कुछ है, तो हम भूल जाते हैं कि वो हमारा गोल है, पर उस तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम सोचते हैं कि हम अभी कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं, मैं बीए कर लेता हूँ, बीकॉम कर लेता हूँ, या कुछ भी कर लेता हूँ, मुझे करना तो यूपीएससी है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गलत धारणा है। आपको अपना जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम है बहुत अच्छे से डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी तो आपका वन ऑफ द चॉइसेस है, आप उसमें करियर बना सकते हो। एज ऑल ऑफ यू नो, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 5-6 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठेंगे, 14-15 हज़ार सिर्फ मेंस लिखेंगे, उसमें से 2,500 इंटरव्यू देंगे, 950 से 1,000 की लिस्ट में नाम आएगा। अगेन उनमें से आईएएस आईपीएस वाले सेटिस्फाइड होंगे, फिर बच्चे को 600 वापस एग्जाम्स लिखेंगे। तो ये एक ऐसा है कि आपको पता नहीं है कहाँ तीर चलाना है, आपने चला तो दिया है तो लग सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही हो, आपका माइंडसेट सही हो। तो मुझे लगता है जस्ट बिकॉज आपको यूपीएससी करना है उस बेसिस पर अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मत डिसाइड करना, या उस वजह से अपना ग्रेजुएशन मत चुनना कि अभी सिर्फ बीए कर लेता हूँ, बाद में कुछ होगा तो देख लूँगा। मुझे लगता है आपको ग्रेजुएशन बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कि कभी आपको लगे तो आपका बैकअप ऑप्शन हो सके। मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग की है, तो अब अगर मेरा यूपीएससी नहीं होता, मैं अपने अटेम्प्ट से टायर्ड हो जाती, तो डेफिनेटली मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं किसी कंपनी में ट्राई कर सकती थी, या आगे इसी को लेके मास्टर्स प्रोक्योर करना है तो वो कर सकती थी। तो मुझे लगता है अपना ग्रेजुएशन वाइजली चूज़ करिए। उसके साथ साथ जैसे काफ़ी 10th पास 12th पास और ग्रेजुएशन किए लोग भी बैठे हैं जिन्हें यूपीएससी करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया, अपनी ग्रेजुएशन की अलॉन्ग साइड 4 years ऑफ इंजीनियरिंग थी, तो मैंने 3rd 4th ईयर में थोड़ा फिगर आउट करना शुरू किया कि मैं अभी देखूँ मुझे आगे क्या करना है और कैसे यूपीएससी में आगे जाना है। तो 3rd ईयर 4th ईयर से मैंने सब्जेक्ट्स देखने शुरू किए कि अच्छा इसमें जीएस में ऐसा होता है, एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है तो आपको बेसिक पता होगा, कौटिल्य अकेडमीज एंड अदर अकेडमीज जो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। वन ऑफ द सोर्सेज मेरा भी रहा है। सोशल मीडिया का यूज़ मिसयूज़ सबको पता होगा, आई थिंक वो पार्ट मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी सोशल मीडिया का यूज़ किया है, यूट्यूब वगैरह काफ़ी यूज़ किया है इस चीज़ में कि देखूँ कैसे क्या गाइडेंस लेनी होती है। मुझे पता चला 22 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने अपने 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन सारे सब्जेक्ट्स लिखे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मैं क्या ले सकती हूँ। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करने का, आपको सिलेबस पता हो। तो देखा कि यार क्या क्या जीएस में कवर करना होता है, ऑप्शनल लेना होता है, अच्छा मेंस में होता है, इंटरव्यू में होता है, हर स्टेज की अपनी अपनी डिमांड है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। मैंने वहाँ फिगर आउट किया कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आता है ऑप्शनल लेने का, बिकॉज अपना होता है टोटल 2150 मार्क्स का पूरा सिविल सर्विसेज का, उसमें से आपको 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है, 250 फॉर ईच सब्जेक्ट। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही GS1 का 250 मार्क्स का पेपर होता है, वैसे ऑप्शनल के 2 ऐसे पेपर होते हैं। और ऑप्शनल ऐसे है जिसमें आप थोड़ी सी मास्टरी कर लेते हो, आपका अपना इंटरेस्ट आ जाता है, आप अपना पर्सनल टच दे सकते हो उसमें,
तो उस बेसिस पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे मेरे साल का स्कोर था, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, मेरा स्कोर था 287। इट इज काउंटेड एज वन ऑफ द गुड स्कोर्स। अगर आप 260 लाते हो किसी ऑप्शन में तो इट इज कंसिडर्ड ओके, डिसेंट है। आपने 280 क्रॉस किया तो देयर आर हाई चांसेस कि आप लिस्ट में तो पक्का आ जाओगे। एंड देन इफ यू टच 290, इफ यू क्रॉस 300 विच इज वेरी मच पॉसिबल, हो सकता है, तो आप शॉर्ट टॉप 50, टॉप 60, टॉप 70 में आ सकते हो। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ऑप्शनल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसे कभी साइडलाइन नहीं करना। तो उसे चूज करने के क्या क्राइटेरिया होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप 1 अटेम्प्ट हो, 2 अटेम्प्ट हो, 6 अटेम्प्ट हो, उसमें कैसे पढ़ोगे? आप धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर दोगे। तो ऑप्शनल का सबसे पहला क्राइटेरिया रखना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैंने भी सेम रखा, मुझे सोशियोलॉजी, सोसाइटी, वेरियस सोशल फिनोमेनास की और फैमिली क्या होती है, रिलीजन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें क्या होता है, मुझे बहुत मजा आता था पढ़ने में, तो मैंने सोशियोलॉजी लिया। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं कि यार मुझे एक्स सब्जेक्ट पसंद है, जैसे मैथ्स है, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैथ्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मेरा ऑप्शनल था जैसे कि मुझे मैथ्स या सोशो में से कुछ लेना है, तो मैंने सोशो क्यों लिया? अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा इंटरेस्ट दोनों में था, तो मैंने 22 सब्जेक्ट्स में से 2 लिस्ट आउट कर लिए। अब दोनों में से मुझे कोई एक चूज करना है, तो मेरा क्राइटेरिया क्या होगा? अब मुझे देखना है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे किस सब्जेक्ट को चूज करके निकालने में है। मतलब क्या ज़्यादा टफ पड़ेगा, क्या ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है पर सब्जेक्ट मास्टर करना नहीं है, हमारा काम है एग्जाम निकालना। तो चूज द वाइज वे आउट, जो आपको लगे कि यार इससे पढ़ के मैं एग्जाम तो निकाल सकता हूँ, राइट? तो मैंने सोशियोलॉजी लिया, किस बेसिस पे? पहला इंटरेस्ट। दूसरा क्राइटेरिया आता है कि इसे कितना कवर कर सकती हूँ मैं, कितना इसका सिलेबस है, कितना इसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप है। तो आपके ये क्राइटेरिया होने चाहिए अलॉन्ग विद इट कि पिछले 5-6 साल में आप ट्रेंड देख लो कि इसकी मार्किंग कैसी हो रही है, कि एवरेज मार्किंग आ रही है कि नहीं, कि मतलब पुअर मार्किंग आती है या हाईएस्ट मार्किंग। जैसे मैथ्स है या स्टेटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको कभी एवरेज नहीं मिलेगा, यू नेवर गेट लाइक अ 260, यू कैन ऑलवेज स्कोर 300 अबव और 130, 140। क्यों? क्योंकि या तो मैथ्स आती है या नहीं आती है। इसमें स्कूल जैसा नहीं होता है कि स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। तो सबके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, तो आई थिंक ऑप्शन उस हिसाब से चूज करना। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी ऑप्शन चूज करने की। काफ़ी यूट्यूब वीडियोस होते हैं, वेरियस सेशंस या कोचिंग की गाइडेंस मिलती है, आप वो ले सकते हैं चूज करने में। उसके लिए आप ट्राई कर लो 10-15 डेज पढ़ के, आपको क्या ऑप्शन अच्छा लग रहा है, देन यू कैन प्रोसीड विद इट। तो मैंने 4th ईयर में अपना ऑप्शन डिसाइड कर लिया था कि मुझे सोशियोलॉजी लेना है। फिर मैं प्लेसमेंट्स वगैरह पे बैठी, इंटरेस्ट काफ़ी था, बट एक पैशन था कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो बाद में जाना है तो वाई नॉट अभी ट्राई करूँ। तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। आई स्टार्टेड विद मेरा यूपीएससी प्रिपरेशन, और अनफॉर्चुनेटली कोविड था उस टाइम पे, तो मेरा स्टार्ट सेल्फ से हुआ था। मतलब खुद से कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बेसिक एनसीईआरटीज। ट्रस्ट मी, एनसीईआरटीज का कोई तोड़ नहीं है। अगर किसी ने इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा जो अभी 28 मई को हुआ था, सबको समझ आ गया होगा कि कोई स्पेसिफिक बुक या कोई मैगजीन या कोई क्लासेस का मटेरियल, ये सब बहुत एसेंशियल है आपका फाउंडेशन बनाने में, पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम क्रैक करने में। यूपीएससी क्या चाहता है कि आपको क्या पता हो, कि आपको अवेयरनेस कितनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप लॉजिक लगा पा रहे हो कि नहीं। आपके सामने कोई रैंडम पेपर है, रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, तो उसे अप्रोच कैसे करोगे? लाइफ भी तो ऐसे ही है ना, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है। वैसे एग्जाम में भी 30-40 क्वेश्चन सबको आते हैं, उसके बाद का 60 क्वेश्चन का गेम है, टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स अभी। तो 60 क्वेश्चन के गेम में अब वही है, कोई निकालेगा कोई नहीं निकालेगा। वो कैसे? कि तुमने अपना माइंडसेट कैसा बनाया है। तो मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही है कि माइंडसेट बहुत लॉजिकल और बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अब आपको पता नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये वेरियस सेक्ट्स ऑफ रिलीजन पे पूछना क्वेश्चन। अब सबने पढ़ लिया होगा कि ये सेक्ट फलाना रिलीजन का है, ये सेक्ट दूसरे का है, बट हमारी बुक्स में वो कब आया? जब यूपीएससी ने पहली बार पूछ लिया था कि स्थानकवासी, शायद 2018-19 का क्वेश्चन था कि स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन, राइट? हमारी बुक्स में क्यों आया? क्योंकि यूपीएससी ने पूछ लिया था। हमारी बुक्स में, हमारी नज़र में क्यों आया? जब यूपीएससी ने पूछ लिया। पर कई बच्चों ने कैसे उसे करेक्ट किया कि हाँ यार मैं एग्जाम देने आ रहा था, मैंने देखा तो था कि दिगंबर जैन मंदिर लिखा है, स्थानकवासी लिखा है, तो हाँ ये पक्का जैन का होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन, बट सेइंग कि आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपने क्वेश्चंस आपने किताबों में पढ़ा उससे नहीं होंगे, आपने क्वेश्चन ज़्यादा उससे होंगे कि आपने आसपास कितना पढ़ा है लाइफ में। आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें अभी क्यों 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है? कि हमने छोटे में नहीं पढ़ी है, सबने पढ़ी है, पर इस फोकस से नहीं पढ़ी है। पर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ पर्सनल टच के लिए कि मेरा ज्योग्राफी काफ़ी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि मुझे स्कूल में कम समझ आता था,
तो इंटरेस्ट भी कम बैठा। आज मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बट वो बुक्स कितनी सिंपल है 9, 10, 11 की। ट्रस्ट में आज भी जो क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में, मेंस में, सारा ज्योग्राफी की बुक से आ रहा है। क्या चाहिए उसको पढ़ने के लिए? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो बहुत खुले दिमाग से पढ़ना जरूरी है, जो मुझे समझ आया। एक प्रेशर नहीं बनाना, मतलब इट गोज फॉर पेरेंट्स एज वेल एज देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, कि यूपीएससी ना सिर्फ एग्जाम है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लाइफ नहीं है। तो थोड़ा डिटैच होकर पढ़ना शुरू करो। मतलब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ हुआ था कि मैं भी बिल्कुल रेस में पढ़ रही थी कि यार निकालना है, मुझे भी लगता था मुझे सेकेंड अटेम्प्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटर आई रियलाइज यूपीएससी ने इतने अटेम्प्ट दिए क्यों हैं, क्योंकि उसे भी पता है कभी फ्री होगा, कभी मेंस होगा, कभी इंटरव्यू नहीं होगा। इट गोज लाइक दैट, राइट। तो वैसे ही है यहाँ पर भी, माइंडसेट ओपन रखो। एग्जाम को एज अ चैलेंज या ईगो पे नहीं लेना। इट गोज फॉर पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन कि ठीक है यार, मतलब तभी यूपीएससी चाहते तुम ग्रेजुएशन कर आओ। मतलब उसे चाहिए कि खुले इंसान का खुले दिमाग का डेवलप्ड इंसान उसके पास आए, राइट। आपको एक पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालने को मिलेगा, या आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, या आपको पुलिस सर्विसेज में कुछ मिलेगा। तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना यार ये मेरी बुक में नहीं था, मेरे सिलेबस में नहीं था, तो मुझे नहीं पता। आपको डील करना पड़ेगा जो आपके सामने आएगा। मतलब ये मैं फिलोसफिकल और आउटर बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। ये मुझे अपने सेकेंड अटेम्प्ट में समझ आया कि हर चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करना पड़ना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ लिख दिया है कि कॉटन इस सॉइल में होती है, मैं क्या करूँ उसका? आज मैंने पढ़ा, 2 महीने बाद मैं भूल जाऊँगी। और उसके साथ में पढ़ो कि कौन से रीजन में क्या ग्रो होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जो आप पढ़ रहे हो उसे रिलेट करो कि अच्छा क्यों एमपी में फिर ये क्यों ग्रो करता है, या नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ क्यों मिलती है, हिमालयस में ये क्यों मिलता है। इससे आपको क्या समझ आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप रिलेट कर पाओगे कि यार इस रीजन में ऐसा है। अब क्लाइमेट ऐसी चीज़ें तुम तो नहीं रोक सकते हो ना, बादल यहाँ से वहाँ जा रहा है तो तुम सोचोगे ना यार हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्लाइमेट है तो उत्तराखंड में भी ऐसे ही होगा, बट चांसेस लेस है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे क्लाइमेट होगा। इट्स अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे जब ऐसी आ जाएगी तो क्वेश्चन से अपना होने लग जाएंगे। ये अप्रोच बहुत अच्छी जाती है किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इट्स वेरी ईजी। मुझे पता है कि प्रीलिम्स बहुत टफ होता है। अभी मैंने भी दिया था 28 का पेपर, आई फाउंड इट वेरी टफ। लाइक ऑनेस्टली मुझे लगा था नहीं होगा इस बार। हाँ, डिस्पाइट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन आई थॉट मुझसे प्रीलिम्स अभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो क्वेश्चंस दिए उसमें आपको क्या और दिमाग खोल के बैठना चाहिए, ठीक है। कैसे कि आपको रिलेट करते बने कि यार इस रीजन में ऐसा है तो यहाँ ऐसा हो जाएगा। ये कब आएगा? जब तुम रिलेटेबल स्टडी करोगे। तो मेरा पॉइंट है किताबों से थोड़ा बाहर निकलना भी जरूरी है। किताबें रखो, कोचिंग का मटेरियल रखो, मैगजीन रखो, जिससे भी आप पढ़ते हो। यू आर फ्री टू चूज योर सोर्सेज, बट आफ्टर दैट आप रिलेट करो कि ये चीज़ यहाँ पढ़ रहा हूँ तो ये कहाँ रेलिवेंट होगी। हर चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करो, अपने आसपास की सराउंडिंग से सीखो। बहुत चीज़ आप मानोगे नहीं, मेरे को इंटरव्यू के टाइम पे मेंस के आंसर में लिखने काम आई, जो मैं यहाँ चलते फिरते देखती हूँ या अपनी फैमिली से बात करते मैं देखती हूँ। आपको समझ नहीं आएगा, उन्हें भी वही एग्जाम्पल्स वहाँ पर चाहिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कोर, सबसे पहले आप पढ़ो, बेसिक बुक्स को रखो। NCERTs आर अ मस्ट। आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, फाउंडेशन कोर्स के लिए बहुत अच्छी है, बट टू मेक अ पॉइंट, कोई भी क्लासेस या कोई भी कोचिंग वोंट डिसाइड कि आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं। कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ से फाउंडेशन बनाया, आपने कहीं और से फाउंडेशन बनाया, इट्स वेरी गुड, बट उस फाउंडेशन को ब्रश अप करना, उस फाउंडेशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग पे मोल्ड करना वो आपके हाथ में है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ है करंट अफेयर्स के लिए जिसके लिए सब परेशान होते हैं, मैं भी होती थी, वो है कि किस सोर्स से क्वेश्चन आएंगे। मैं बता रही हूँ किसी सोर्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज के भी प्रीलिम्स में जो हुआ था, किसी को नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आए। किसी को लग रहा ओ ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्रिटिश हेडलाइन से क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या कर सकते हो? सब तो नहीं पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? बेसिक न्यूज़पेपर। तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू रीडिंग अ न्यूज़पेपर। दिन का आपको 1 घंटा 1.5 घंटा फिक्स करना चाहिए। अगेन दिस इज ऑल माई स्ट्रैटेजी, राइट। मतलब दिस इज व्हाट वर्कड फॉर मी, बिकॉज मुझे लगता था न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी टीडियस है। आज वो मेरी रूटीन का पार्ट बन गया है। ऐसे हॉबी होती है ना हमारी, उनको करना है, वैसे मेरे रूटीन का पार्ट बन गया कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। बिकॉज दिमाग खुलता है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है हमें। अब हम इतने बड़े एग्जाम में जा रहे हैं, तो टू डाइग्रेस फ्रॉम अ पॉइंट, आप सबको पता होगा आप एग्जाम में क्यों आ रहे हो? नहीं पता? पता होगा, राइट। मतलब ये पॉइंट टू मेक कि व्हाई डू यू वांट टू क्लियर यूपीएससी, क्यों यूपीएससी में आना है, क्यों एग्जाम लिखना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों है इस पर मैं 2 मिनट बाद वापस आऊँगी, बट अगर तुम इस एग्जाम को लिख रहे हो, इस एग्जाम को क्रॉस करके तुमको आगे जाना है, तो ये सोचो तुमको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज जब मेरा एग्जाम निकला तो मुझे लगा कि अब मुझे वो मिल गया है जहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरा टारगेट था हमेशा से कि
मुझे वॉइस बनना है, वॉइस ऑफ द पीपल बनना है। मुझे ऐसे करना है कि जहाँ पर किसी को हेल्प हो, जहाँ पर मैं जितना मेरा पोटेंशियल है उसको मैं यूटिलाइज करके किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो जब मुझे सब मिला है तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर मुझे पावर्स अथॉरिटी तो लगता है, ग्लैमर होता है, 2-3 साल का होता है, ऐसे मैंने अपने सीनियर से सुना है। ये जो छोटे छोटे आपको पर्क्स मिलते हैं ये तो ठीक है, पर इससे लाइफ नहीं होगी। मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब मैं इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। ये मेरा अपना गोल था जिसने मुझे हमेशा ड्राइव किया। तो व्हाट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, तुम्हें अपना वाई, ये क्यों करना है, सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, ये पता होना चाहिए। नॉट बिकॉज कि सिर्फ मम्मी चाहती है इसलिए करना है, या सिर्फ मेरा भाई या मेरी बहन है इसमें तो करना है। मतलब इट्स गुड, ये मोटिवेट करेगा तुमको, बट ये इनको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये जब तक मम्मी बोलेंगी चाहेंगी तब तक हो जाएगा, ये जब तक मैं उनको देखूंगी हो जाएगा। बट तुम्हें क्यों करना है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है जो तुम्हें आगे तक बनाकर रखेगा। अब आज मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, ये छठा अटेम्प्ट तक होता तो भी मेरे आसपास के लोग भी बोर हो जाते हैं कि ठीक है कर रही है, बट मुझे पता है कि मुझे क्यों करना है और मुझे कब तक करना है, राइट? मैं डिसाइड करूँगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए, किसी को भी पता होना चाहिए कि उसे एग्जाम क्यों निकालना है। बिकॉज जब तुम्हें वाई पता होता है ना तुम्हें क्यों करना है, तो ये तुम्हें किसी भी चैलेंज से फाइट करने में हेल्प करता है। चाहे फिर वो तुम प्रीलिम्स पे रुको, मेंस पे रुको, इंटरव्यू पे रुको, या तुमको जब सर्विस मिल जाए तो भी तुम्हें पता हो कि यू डू नॉट फॉरगेट कि तुम इस फील्ड में क्यों आए। तो ये मेरी बहुत बड़ी सजेशन रहेगा कि पहले प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, तीनों सिमिलर से टर्म्स है बट इनका रोल अलग है और ये तुम्हें पता होना चाहिए। सही से सिलेबस को अपने सामने रखो, सिलेबस के बाहर कभी कुछ नहीं आता, राइट? इतना, क्योंकि यूपीएससी पूछते ही सब कुछ है बचते ही है कुछ और आएगा। सिलेबस इतना वास्ट है, बट सिलेबस को डिजाइन ऐसे करो, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज ऐसे करो जो तुमको सूट कर रहा है, ठीक है? पहली बात, स्टिक टू द सिलेबस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू सबने सुने होंगे। आई टेल यू, पीवाईक्यू इज लाइक अ भागवत गीता, बाइबल, कुरान, जिनवानी, व्हाटएवर योर रिलीजन सेज, पीवाईक्यू वही है। अगर तुम पीवाईक्यू समझ कर जाते हो कि अच्छा यूपीएससी को हिस्ट्री के इस पार्ट में इंटरेस्ट है, इकोनॉमी के इस पार्ट में इंटरेस्ट है, यू नो हाउ टू क्लियर इट। अगेन मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर तुम किसी बैटल फील्ड में जा रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम्हारे ओपोनेंट्स कौन है, मुझे लड़ना किसके साथ है, वार किस पे करना है, या मुझे अपना को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो यूपी सिलेबस है जो तुम्हें बताएगा वॉरफील्ड कैसी है। पीवाईक्यू तुमको ये बताएंगे कि अच्छा ये खिलाड़ी तुम्हारे पास है। तो सिलेबस और पीवाईक्यू का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाकी जो भी तुमको मिलता है, कोचिंग के मॉक्स होते हैं, वेरियस करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती है, ये सब को यूज़ करो, डेफिनेटली ये सब एडिशन है। बट पीवाईक्यू एंड सिलेबस के बाहर नहीं जाना इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट। बिकॉज ये एग्जाम आइडियली एक साल में निकालना चाहिए, 3 मेंस इंटरव्यू, बट हमारी प्रिपरेशन उसके पहले की होती है, कभी नहीं हो पाता तो आगे तक जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट ऐसे नहीं करना होता है। जो भी तुमको करना है वो सब करो, बट बिना बेसिक सिलेबस, बिना पीवाईक्यूज को छोड़ के नहीं जाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल का जो पेपर है वो पिछले साल का बेस था। पिछले साल जो पैटर्न था वो 8-10 क्वेश्चन में था, इसलिए 50+ क्वेश्चन में था, राइट? तो अगर कोई पीवाईक्यू नहीं करके गया होगा तो उसके लिए तो सरप्राइज हो गया एकदम से। बट हम इतना प्रिपेयर करें साल भर, तो सरप्राइज होने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। वी शुड बी लाइक इक्विप्ड कि हमको ये तो आता है, ये तो हमें बनना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट इज, अपने सिलेबस पे स्टिक करो, स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बनाओ। अब आता है हाउ टू अप्रोच प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो आई विल गो वेरियस ब्लॉक्स वाइज कि कैसे करना है। प्रीलिम्स में 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स में वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे सामने 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ। सी सो इजी, आंसर तुम्हारे सामने ही है, बस उन्हें वहीं से ढूंढना है। तो अप्रोच वैसे बनाओ कि उन चारों ऑप्शंस को यूज़ करो, एलिमिनेशन यूज़ करो और उसके हिसाब से देखो। प्रीलिम्स में जो पीवाईक्यूज आ रहे हैं, अगेन मैं बार बार पीवाईक्यू रेफर करूँगी क्योंकि मुझे लगता है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है। जैसे स्कूल का एग्जाम नहीं होता था कि टीचर भी मोस्टली पुराने साल के पेपर ही दे देता था, या कॉलेज में ऐसा होता है कि सेम पेपर रिपीट हो जाते हैं, सेम थीम से क्वेश्चन आते हैं। अब यूपीएससी में वैसे ही है। क्यों? क्योंकि कोई नया टीचर या प्रोफेसर क्यों पूरा पेपर नया बनाएगा? वो तो देखेगा ना कि यार हिस्ट्री में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब 1857 की रिवोल्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इतनी बड़ी रिवोल्ट फाइट की थी, तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, उसकी इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होगी। तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ डेप्थ में पता होना चाहिए। उसके बारे में प्री में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, और इसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। और खैर आप ज़्यादा लकी हो तो आपसे यूँ भी पूछ लेंगे विदाउट एनी रेफरेंस, राइट? तो अगेन स्टिक टू द पीवाईक्यूज वाला। प्रीलिम्स में बात आती है तो आप देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाओ, आप बेसिक सोर्सेज रखो। मुझे लगता है बेसिक सोर्सेज बहुत होते हैं। एक सोर्स को ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन 4 बुक को एक बार पढ़ना। अगर मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री के लिए कोई तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ता है 11th-12th वाली, या फिर बेसिक 11th-12th की अपनी होती, मैंने वही पढ़ी थी। आप इकोनॉमी के लिए अपने बेसिक सोर्सेज ला सकते हो, हमारी एनसीईआरटी अगेन इनफ होती है। ज्योग्राफी
वही 10th 11th 12th की बुक्स इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे के लिए आजकल अकेडमीज या कोचिंग का मटेरियल भी है, वो भी बहुत रेलिवेंट होता है अगर आपने वहाँ से अपना बेस बनाया है। बट अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो मैं बोलूँगी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी NCERTs पढ़ना, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा हिस्ट्री में ये बोल रहा है, इकोनॉमी में ये बोल रहा है, पॉलिटी में ये बोल रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए ये सोर्सेज होने चाहिए। न्यूज़पेपर अगेन, न्यूज़पेपर पूरी जर्नी में इंपॉर्टेंट रहेगा, प्री मेंस इंटरव्यू, और लकीली एग्जाम निकल जाता है, जो कि निकल जाता है, ऐसे डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है टफ नहीं है, बस एग्जाम की जब जर्नी में आते हो ना तो भूल जाते हो कि निकल भी सकता है बाकी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है, निकल अच्छे से जाता है। एक स्ट्रैटेजी होना जरूरी है, सब कुछ करने के पीछे मत भागो यार। एग्जाम इतना वास्ट है बट वो डिमांड छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है कि अच्छा फंडामेंटल पार्ट है हिस्ट्री का, मुझे वो पता है, इकोनॉमी का मुझे वो पता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने बताया, स्ट्रैटेजी जरूरी है, प्रीलिम्स अपने PYQs पे स्टिक करना जरूरी है। तीसरी चीज़ होती है अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये मेंस के लिए भी रेलिवेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी रेलिवेंट है। वो आपसे पूछ क्या रहा है, अब जो लिखा हुआ है वो समझ आ रहा है तो वो पूछ रहा है, पर जो आसपास चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में सबको पता होगा G20 होस्ट हुआ है, राइट। अब G20 इतना रेलिवेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आज भी पूछेगा, वो 2 साल बाद भी पूछेगा, 3 साल भी पूछेगा। जो चीज़ इंडिया के लिए हिस्टोरिकल हमेशा रेलिवेंट होगी। अब हमारा काम क्या होता है, ये समझना कि जो वो पूछ रहा है वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि तुम आगे जाके सिविल सर्वेंट बनोगे, किसी भी फील्ड में बनोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना हमारे देश में क्या चल रहा है। तो वो क्या चाह रहा है, आपको अभी से सिखाना चाह रहा है कि आगे चीज़ें कौन सी रेलिवेंट है। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द रेलेवेंस या डिमांड। ये हमारे प्रीलिम्स में भी काम आता है, मेंस में भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है अपना न्यूज़पेपर कवर करना। न्यूज़पेपर कोई भी कर सकते हो आप, TOI द टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, द हिंदू ले सकते हो। ये सबकी अपनी अपनी फीजिबिलिटी, अपने अपने पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। बट मैं बोलूँगी न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक न्यूज़पेपर हर किसी को रोज़ पढ़ना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अगेन लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है एग्जाम निकालने में कि कोई इंग्लिश अच्छा बोलता है तो हो जाएगा, कोई हिंदी अच्छी लिखता है तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लैंग्वेजेस का इक्वल इंपॉर्टेंस है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में, सोसाइटी में, वैसे ही एग्जाम में भी सेम रेलेवेंस और इम्पॉर्टेंस है, राइट। तो एक न्यूज़पेपर है, बस ये है उसके पढ़ने का तरीका बदलता है। प्रीलिम्स में वो फैक्ट्स पूछता है कि क्या चल रहा है, ABCD में से क्या हुआ, तो आपका नजरिया क्या होता है कि अच्छा ये लैंडस्लाइड हुई थी तो जोशीमठ में हुई थी। अभी सबने सुनी होगी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुई थी तो जोशीमठ में हुई थी। तो प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, जोशीमठ या उत्तराखंड से कौन सी रिवर फ्लो करती है। बट मेंस में क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो आप लिखोगे यार नेचुरल कॉजेज होते हैं, मैनमेड कॉजेज होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इशू एक ही है, पेपर्स उसे पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। तो प्रीलिम्स में आप फैक्ट्स पे फोकस करते हो, मेंस में आप उसके सब्सटेंस पे फोकस करते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, NGO का क्या रोल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारे आपको अपनी स्ट्रैटेजी में, कोचिंग में, सब में बता दिया जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि न्यूज़पेपर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, ये भी पूछ सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या था या इस सब्जेक्ट में आपने क्या किया, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए, एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी चाहिए। अगेन प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेट होता है जो मेरी अपनी जर्नी की बहुत बड़ी लर्निंग है, वो है कॉन्फिडेंस। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो कि कैसे आता है कि किसी को आता है मैंने रिविजन सारा कर लिया तो मैं कॉन्फिडेंट हुआ, किसी को आता है मेरे को कुछ नहीं आता पर मैं फिर भी बोल लूँगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये मैं ऐसे गंदे एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ जानबूझकर कि आपको पता हो कि कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ से आ सकता है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको वो कितना ही बोले कि आपसे ये नहीं बन रहा है, तुम ये भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, तुम ये भी नहीं बोल पा रहे हो। मेरे इंटरव्यू में हुआ था कि बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, मैंने कभी सुना भी नहीं था। बट मैंने स्माइल किया, बोला कि सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे नहीं आता है, मैं जाके पढ़ लूँगी, मैं देख लूँगी, पोलाइटली सॉरी बोलो। तो वो ये चेक करना चाह रही है कि अच्छा इसे नहीं आता है तो ये घबरा तो नहीं रही है, इसे नहीं आता है तो जाके पढ़ लेगी। वो खुद ही बोलते हैं यार तुम गूगल तो हो नहीं, खैर गूगल को भी सब नहीं पता, जो होता है वो गूगल में जाता है, राइट। तो उन्हें भी पता है कि आपको सब नहीं पता है। पॉइंट इज आप कितने एक्सेप्टेंस रखते हो, ठीक है, और कितना उस बेसिस पे कॉन्फिडेंस बनाते हो। ये मेरी पर्सनल बहुत बड़ी लर्निंग रही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, आपको लगता है कि आप में करेज है इसको निकालने की, तो फिर अगर मैं बोलूँ, आपके पेरेंट्स बोले, आपके फ्रेंड्स बोले कि तुम नहीं कर सकते हो, तो भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, राइट। दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। और दूसरा पॉइंट है, अगर आप सब यहाँ बैठे हो, UPSC करने का सोच रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी वेरी करेजियस। सब में इतनी करेज और हिम्मत तो है। अगर आपने इस एग्जाम को चुनने में ये चॉइस बनाई है तो आप में ऑलरेडी काफ़ी हिम्मत है। बस इतनी सी और दिखानी है कि इस एग्जाम को निकालना है। वो निकालने के लिए जैसे मैंने काफ़ी कुछ बताया, आप लोग ने भी यूट्यूब वीडियोज़ या सर के इंस्टीट्यूट या काफ़ी जगह सुन रखा होगा। तो एवरीबडी इज देयर टू गाइड यू।
राइट। पेरेंट्स ऐसे बोलते हमारे टाइम पे तो गाइडेंस भी नहीं होती थी। हाँ सही बातें नहीं होती थी, वो तो ऐसे नदी पार करके स्कूल जाते थे। एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड दैट। हमारे तो नदी पार करके न्यूज़पेपर भी घर पे आता है, तो यूज़ कर लो, मेरा कहना है उस चीज़ का। अब सोशल मीडिया मिल रहा है तुमको, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊंगी, सब ऐसा बोलते हैं फ़ोन पूरा छोड़ दो, मतलब थोड़ा पर्सनल है, पर आई विल से कि फ़ोन रखो, तुम्हें पता होना चाहिए उसके साथ क्या करना है, राइट। अब यूट्यूब है, उस पर तुम डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, उसे तुम यूटिलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा पॉइंट है कि उसके बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने अपनी प्रेपरेशन नवंबर 2020 में शुरू की थी, जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। उस टाइम कोविड था, 1.5 साल कोविड का लॉकडाउन था। मैंने सब घर से पढ़ा, सब मेरा यूट्यूब सोर्सेज से पढ़ा कि अच्छा ये देखूँ ये कैसे होता है। मैंने अपना ऑप्शनल के जो लेक्चर्स मुझे लेने थे कि देखूँ ये सब्जेक्ट चलता कैसे, मैंने सारा यूट्यूब पे लिया। मतलब आज मैं बोलूँगी कि यूट्यूब नहीं होता तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती पढ़ने में, क्योंकि कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है। CSAT में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आजकल सबको पता होगा CSAT काफ़ी टफ हो गया है। मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मुझे भी मैथ्स के कई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो यूट्यूब पे जाओ देख लो कि यार ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे होता है, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। तो तुम्हें आना चाहिए यूज़ कैसे करना है। भाई टेक्नोलॉजी है तो प्रोस भी है कॉन्स भी है, आपको पता होना चाहिए इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। और एक थोड़ी पर्सनल टिप वो ये कि 16 घंटे नहीं पढ़ना होता है। मैं भी डर गई थी जब मैंने शुरू किया था, और इतने सारे लोग जब घर पे आके पूछ रहे थे तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने 16 घंटे पढ़ा है, कि आपने 16 घंटे पढ़ा है। और जब मैंने बोला कि नहीं, मतलब मेरा एवरेज 8 आवर्स होता था। अब कल को मेरा पेपर है तो ऑब्वियसली मैं दिन भर पढ़ूंगी, तो मेरा चला जाता था 10-11 घंटे, पर रोज़ नहीं हो पाता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस एग्जाम में मुझे लगता है 16-17 घंटे पढ़ के आप खुद इमेजिन करो ना, आप कैसे सिर्फ पढ़ सकते हो। आप भी तो एक ह्यूमन बीइंग हो, तो आपको भी थोड़ी सोशल लाइफ, थोड़ी रिलैक्सिंग लाइफ चाहिए। उसके लिए अगेन मेरा सेकंड पॉइंट आता है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में मैंने सीखा है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हो। स्ट्रेस उतना ही लो जितना काम का है, ज़बरदस्ती नहीं। मतलब अगर आज मैंने ये कर लिया या मेरा पहला 2 क्वेश्चन सही हो गए, तुम्हारे सही नहीं हुए, तो ठीक है यार, मेरी इकॉनमी अच्छी होगी, तुम्हारी क्वालिटी अच्छी होगी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जितने लोग ऐसे बोलते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें, जैसे मुहावरा सुना होगा सबने, तो मैं सच बता रही हूँ, जितने लोग उतनी आपकी क्वालिटीज़ या पॉजिटिव बातें हैं, जितने लोग उतनी स्पेशलिटीज़ है, सबकी यूनिकनेस है। तो अपनी अपनी सबकी क्वालिटी होती है। तो मेरे को देख के सीखो, पर मुझसे कंपेयर मत करो। या आप कुछ करोगे तो मैं आपको देख के सीखूंगी, पर मैं आपसे कंपेयर नहीं करूँगी। तो हर इंसान अपने आप में डिफरेंट है, हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी है। अगर कोई 4 घंटे में पढ़ सकता है तो कोई 14 घंटे में पढ़ सकता है। तो अगर कोई एक 16 घंटे में पढ़ रहा है तो हर कोई 16 घंटे में नहीं पढ़ सकता है। इज माई थिंग टू से, राइट। अपने आप पे देखो कि तुमसे कैसे पढ़ा जाता है। कोई एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, मुझे 2 सब्जेक्ट नहीं समझ आते, तो मैं एक हफ्ते में पूरे सब्जेक्ट में खत्म करती हूँ, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में जाती हूँ। तो सबकी स्ट्रैटेजी है। मे बी आपको एक दिन में 4 सब्जेक्ट बन जाते होंगे, तो अब मैं इस बात पर रोज़ थोड़ी ना सकती हूँ कि यार वो तो एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अल्टीमेटली आपका सबका एग्जाम कब है, एक ही डेट पे है। उसकी पहले सबकी अपनी अपनी जर्नी हो सकती है। अगेन एज ए मेंशन, सबका गोल सेम है, तरीका अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। तो मेरा यही कहना है, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, पर उससे सीखो, ठीक है। लर्न फ्रॉम देम, डोंट कंपेयर, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, कुछ किसी की कमी है तो कुछ अच्छी क्वालिटी है। तो हम कंपेयर करते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं तो खुद की स्ट्रेंथ्स नहीं देख पाते हैं, अपनी से वीकनेस को हाईलाइट करते हैं, और फिर डिप्रेस हो जाते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा है। वो तो बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए क्या करना होता है, अपना छोटा सा पीयर ग्रुप मेंटेन करते रखो। मेरा पॉइंट ये था, जो मैं बोल रही थी पर्सनल बात है, कि मैंने अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ा। मैं बात करती थी, ऑब्वियसली रोज़ नहीं करती थी, हफ्ते में एक बार करती थी, 10 दिन में एक बार करती थी, पर मेरा स्ट्रेस बस्टर मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, मूवीज़ भी थी। मतलब ऐसे कुछ नहीं होता यार, अब जीना थोड़ी ना छोड़ दोगे। एज आई सेड, ये इस एग्ज़ाम है, बस इसको करने का एक पैटर्न है कि इसमें बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए, बहुत सारी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पर जो 10th के बाद के हैं, 12th के बाद के हैं, किसी ने साथ में कर रखा है, तो इट्स वेरी गुड। अगेन अ पॉइंट टू मेंशन कि आप कभी भी इस एग्जाम को करने का डिसीजन ले सकते हो। इट्स नेवर टू अर्ली और नेवर टू लेट। ऑब्वियसली जब एज क्राइटेरिया हो जाए या 10 क्राइटेरिया हो जाए तो आप नहीं बोल सकते ना मैं अभी भी दूंगा अनफनियर साइड, बट यस, तो आप कभी भी डिसाइड कर सकते हो। जिसने जब डिसाइड किया है बस वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाए। किसी ने 10th के बाद डिसाइड किया तो कोशिश करो 11th-12th में आपका ह्यूमैनिटीज़ है, जो उसमें आज के सब्जेक्ट काम आते हैं, राइट। हिस्ट्री काम आता है, ज्योग्राफी काम आता है, पॉलिटिकल साइंस काम आता है, तो आप उन्हें ज़्यादा पढ़ने पे फोकस करो, क्योंकि आपको यूपीएससी में काम आएगा। कोई 12th की बात कर रहा है तो वो अपनी स्ट्रीम इसके हिसाब से देख ले। बट अगेन एज आई मेंशन, सिर्फ यूपीएससी निकालना है इस वजह से कोई स्ट्रीम नहीं लेना है अपन को। और अगर अपन को यूपीएससी देना है तो उसके साथ साथ किन सब्जेक्ट से फोकस कर लो। तो आई से न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रोज़ बना लो। मुझे 1-1.5 साल लगा था रेगुलर हैबिट डेवलप करने में,
क्योंकि हम स्टार्टिंग में ना सिर्फ मर्डर वाली न्यूज़ देखते हैं, तो मर्डर हो गया, कहाँ चोरी हो गई, राइट। बट अब यूपीएससी में ये नहीं पूछता है ना, वो ये पूछता है कि कौन सा प्रेसिडेंट आया था, अभी G20 हुआ तो हमने क्या क्या थीम्स पे काम किया, तो देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो अगर आप न्यूज़ चैनल भी देखो तो ये सनसनी खेस पे हमारा काम नहीं होता है कि राइट, यू गेट द पॉइंट। आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम वाले पैटर्न पे, इज व्हाट आई ट्राइंग टू से। तो ये बेसिक चीज़ें जो दिमाग में रखनी होती है, मतलब थोड़ी फिलोसफिकल बातें ज़्यादा इसलिए हो गई हैं क्योंकि पढ़ाई सब कर लेते हैं, आप भी उतनी कर लोगे 2 साल में, मैं भी उतनी कर लूँगी। अल्टीमेटली गेम क्या होता है तुम्हारे माइंडसेट का, जो जैसा सोचता है, जो जितना पॉजिटिव रहता है, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और जितना समझने की कोशिश करता है, और दूसरी बात एक्सेप्टेंस रखता है। यूपीएससी हो चाहे लाइफ हो, लाइक काफ़ी बड़ी बातें कह रही हूँ, बट आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। कैसे? खुद को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बोलता है प्रीलिम्स में आपको पता हो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, या आपको क्या आता है। जैसे एज आई मेंशन 30 क्वेश्चन सबको आते हैं, 30-35 क्वेश्चन, बाकी तो 55 और 60 क्वेश्चन का गेम होता है प्रीलिम्स में जो अननोन क्वेश्चन आते हैं। अब उन्हें अटेम्प्ट कैसे करोगे आप, स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? तो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी, मैं जब मॉक पेपर्स लगाती थी, मॉक टेस्ट सीरीज, तो उसमें देखती थी कि मेरे ज्योग्राफी वाले कितने सही हो रहे हैं, पॉलिटी वाले कितने सही हो रहे हैं, इकोनॉमी वाले कितने सही हो रहे हैं। तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि अच्छा मुझे इतना तो आता है कि मैं कोई नया क्वेश्चन पॉलिटी का पक्का अटेम्प्ट कर लूँगी, मेरा सही हो जाएगा। पर शायद मुझे थोड़ा साइंस एंड टेक कम आ रहा है, तो मैं इसका क्वेश्चन रिस्क में नहीं लूँगी। तो ये क्या हो गया, ये खुद के इंटरेस्ट को जानना हो गया और खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना हो गया। तो क्या बोल रही थी मैं, खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जब आप मेंस लिखने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी आंसर राइटिंग पैटर्न क्या है। अब मेंस का डिस्कशन इज़ वेरी स्पेसिफिक कि आंसर कैसे लिखते हैं, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या होती है। आई थिंक वो कुड बी एड्रेस्ड इन अदर टाइम, राइट। तो वो मेंस पे आपको ये डिमांड करता है कि आपको पता हो। और जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो सोचो, प्री और मेंस काफ़ी आसान होता है कि आपको बस अकेले में बैठ के पेपर लेके देना होता है। इंटरव्यू इज़ अनदर गेम कि आप सामने बैठे हो, वो आपको पूरा देख रहे हैं, पूरा जान रहे हैं, पूरा पूछ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस का खेल है। वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा टेल मी योर हॉबीज़, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हॉबीज़ क्या है। आप सिर्फ बना तो नहीं सकते हो, जो आप करते हो वो आप बोलोगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो आप करते हो उससे उन्हें कुछ भी पूछ रहे तो आपको आना चाहिए। यार हॉबी है, मतलब थोड़ी ना उसके थीसिस लिख रहे हैं, तो आपको उतना पता होना चाहिए, उतना जानना चाहिए जितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पॉइंट ये था कि आपको जानना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। बट अगर आपको पता चल गया कि आप क्वालिटी में अच्छे नहीं हो, तो उसे दिमाग में कभी मत बैठाना कि क्वालिटी में अच्छे नहीं हो। आई टेल दिस मेरे ओन एग्जाम्पल से। मैंने 2 प्रीलिम्स लिखे अभी तक, पहला नहीं हुआ था, दूसरा हो गया था। तो पहले में मुझे लगता था कि मेरी इकोनॉमी काफ़ी वीक है, या मुझे नहीं समझ आता रेपो रेट जल्दी से, या इंटरेस्ट रेट, मतलब मुझे डर लगता था क्योंकि तो मेरे को लगता था कि मुझे नहीं, अच्छा नहीं लगता ये सब। तो जब मैंने पेपर लिखा पहला प्रीलिम्स, तो 13 क्वेश्चन इकोनॉमी के आए थे, मेरे 8 गलत हुए थे। 13 में से 8 गलत हुए, तो मुझे वहीं पता चल गया था कि मेरा तो पक्का नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉलिटी इकोनॉमी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अब आई थिंक मैं ये सब इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब आप सिलेबस लेके बैठते हो तो आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि पॉलिटी ज़्यादा आ रही है, इकोनॉमी ज़्यादा आ रही है, साइंस एंड टेक के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये थिंग आई थिंक आप लोग कर लेते हो, है ना। और मेरे अकेडमी जैसे कौटिल अकेडमी में इतने सारे लोग हैं, सब इसलिए है ताकि आपको गाइड करने के लिए, है ना। हमारे मम्मी पापा के टाइम पे कुछ नहीं था, वो नदी पार करके जाते थे, हमारे लिए रोड बनी है, हम आ सकते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टोरी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली। बट अगर मुझे पता है मुझे इकोनॉमी नहीं आ रही, उसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में बैठा लो। तो मैं क्या बता रही थी, मैंने से 6-8 महीने फिर क्या काम किया कि अपनी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट सुधारे। और आप मानोगे नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 14 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे, 13 में सही कर आई थी। एंड इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। तो सब बोल रहे थे, मेरे सारे फ्रेंड्स बोले कि इकोनॉमी नहीं बन पाई इस बार। पर मैंने क्या दिमाग में लिया कि यार जो मैंने बिठा लिया था दिमाग में कि मेरी इकोनॉमी वीक है या मुझे ज्योग्राफी नहीं हो रही है, उसके मैं सरल क्वेश्चन भी नहीं उठा पा रही थी कि यार मेरी ज्योग्राफी अच्छी नहीं तो पक्का ये भी गलत कर दूंगी। तो उससे मुझे क्या हो गया, सेल्फ डाउट आ गया। सेल्फ डाउट तो कभी नहीं लाना है, राइट। मतलब अपने आप को शेयर जैसे रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो। जो तुम्हारा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, पॉलिटी तुम्हें अच्छे से आता है तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो, और जो तुम्हें नहीं आता है उसे इतना तो बना लो कि उसे क्वेश्चन थोड़े बहुत लग जाए, रिस्क लेना हो तो वो बन जाए, राइट। तो ये बेसिक, मतलब बेसिक है। मुझे लगता है यूपीएससी आपसे ये डिमांड करता है। एंड व्हेन यू एंटर इनटू दिस एग्जामिनेशन, तो आपको क्या पता चलता है कि मतलब जब मैं घुसी तो मुझे पता जब प्री निकालना है, फिर लगा रही मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू निकालना है। मैं भूल गई थी कि मेरा भी फाइनल रिजल्ट आएगा, या फाइनल रिजल्ट आता है। अपन दूसरों का सेलिब्रेट कर लेते हैं, जब इस एग्जाम में आओ तो लगता है कि यार प्री हो गया चलो ठीक है, इंटरव्यू हो गया, मेंस हो गया चलो ठीक है। इंटरव्यू के बाद मैं सोच रही थी अब क्या करूँ, इतनी आदत तो जाके से पढ़ने की। इतना रूटीन नहीं होना है कि आप इतने रिजिड हो जाओ। एंड अपनी सोशल गैदरिंग्स होती है, जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, फैमिली या फ्रेंड से टच होता है, उसे कभी नहीं छोड़ना।
ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, बिकॉज तुम इतना आइसोलेटेड हो जाओगे तो तुम फिर मेंटल लेवल पे ग्रो कैसे करोगे? तुम्हें तो सिर्फ वही आएगा ना जो किताबों में लिखा हो। हम दूसरों से बात करके काफ़ी सीखते हैं, तो माइंडफुल रहना, माइंडफुल को क्या बोलते हैं कि, तो मतलब कि हाँ, हमेशा खुला दिमाग रखो। जैसे बोलते हैं ना माइंडफुल स्लीप, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल मेडिटेशन, ये सब क्या होता है कि जो कर रहे हो उसे ऑब्जर्व करो। अगर मैं आज आपसे मिली तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा, आप सुन रहे होगे बड़बड़ पर मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा आपसे। कैसे कि मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की कि यार सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, किसी को कुछ समझना था, किसी को कुछ समझना था। मैं भी काफ़ी कुछ सीख के जा रही हूँ। ये कब हुआ? जब मैंने अवेयरनेस सिखाई। अगेन मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में बोला था कि खुला दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बंद दिमाग के बच्चे यूपीएससी क्यों रखेगा कि किसी को कुछ आ ही नहीं रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी नहीं याद आ रहा था कि माउंट एवरेस्ट से पहली बार कौन गया। मेरे भैया को बोल रही थी कि मुझसे ना पूछ ले मुझे याद नहीं आ रहा था, सॉरी, बट ठीक है ना, नहीं याद आ रहा था। बट आपको समझ आया मैं पॉइंट क्या बनाना चाह रही हूँ कि फैक्ट ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होते, आप उसे डेवलप कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो माइंडफुल रहना, कोशिश करो कि तुम खुला दिमाग रखो हमेशा, राइट। ये मेरे वन ऑफ द वेरी क्लोज मेंटोर्स हैं, भैया और उनकी वाइफ भाभी, तो लेट्स वेलकम हर। हाँ, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, उतनी डिस्ट्रैक्टिंग भी है बट उतनी हेल्पफुल भी है, लाइक हाँ। तो मैं बात कर रही थी सोशल कनेक्शंस बनाने पे। दूसरी चीज़ होती है कि ये बात है कि मैंने काफ़ी अच्छा फ्लावरी बता दिया ना सबकी, घूमो फिरो, सब जगह एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो, पर बिना सैक्रिफाइस के नहीं होती है जर्नी, लाइक राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब मेरा मेंस था तो मेरी मासी की बेटी की शादी थी, आई डिड नॉट अटेंड। जब मेरा इंटरव्यू था तो एक और मेरे फ्रेंड की शादी थी, आई डिड नॉट अटेंड। तो कहने में आसान होता है, दोस्त की तो शादी थी, बट आप लाइफ टाइम फ्रेंड्स होते हो, आपको लगता है ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। हम बचपन में तो लिख देते ब्लैक बोर्ड पे थॉट फॉर द डे, बड़े होकर समझ आता है कि इट इज़ रियली ट्रू। आपको इतना सारा सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट मैं बताऊंगी कि इट इज़ ऑल वर्थ इट, राइट। आप इतना सारा पढ़ लिख रहे हो क्यों? ऐसे जहाँ भर का नॉलेज हम क्यों गैदर कर रहे हैं? इसलिए ताकि हमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले, हम अपना सारा ज्ञान, सारा एक्सपीरियंस, जितना हमने सीखा सब लगा सकें, राइट। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स तो मैंने हाईलाइट कर दिए। अब कुछ हो तो आप लोग पूछ लीजिए।